नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, उन सब को आज सिंपल रूप से डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लोगों को इस वीडियो को ध्यानपूर्वक एक-एक लाइन बाय लाइन और ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आपको याद करते हुए चलना है। हम पूरे बुक से चुन-चुन के लाते हैं, इसलिए आपको पूरी इस ऑब्जेक्टिव सेशन को सही तरीके से देखना है और इन सब ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना है। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का है, जिसका नाम मानव विकास है। और आप सबको पता है कि हम लोगों का लक्ष्य है 2026 के 12th बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग 450 मार्क्स लाके अपने स्टेट लेवल पे टॉप करें और अपने माता-पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो बिना देरी किए हुए मैं इससे आज की क्लास को शुरू करता हूँ और आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, अपने माइंड में सोचिएगा। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये डॉक्टर महबूब उल हक ये मूल निवासी थे। तो देखिए, हमा ये इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है, ये पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री है। क्या है ये बच्चों? ये डॉक्टर महबूब उल हक जो है ना, ये पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री है। अब ऐसा नहीं है कि ये ज्योग्राफी में इनका नाम है तो ये ज्योग्राफिकल हो जाएंगे, यानी कि भूगोल वेदता हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं। ये जो डॉक्टर महबूब उल हक थे, ये अर्थशास्त्री थे। और वही क्षमता उपागम को प्रस्तुत करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे, वो भी एक अर्थशास्त्री थे। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, तो डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे, यानी कि वो कहाँ के मूल निवासी थे ये महबूब उल हक? तो ऑप्शन हमारे पास है भारत, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पाकिस्तान बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो पाकिस्तान के मूल निवासी थे। और वहीं प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो थे, तो वो भारत के अर्थशास्त्री थे। एक इनके नाम से ही पता चल जा रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक, तो ये महबूब वो ये सब जो लगता है ये मुसलमान के नाम में लगता है, तो अब मुसलमान कहाँ है? पाकिस्तान में। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है वो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री है, और ये डॉक्टर महबूब उल हक ये पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री है। और ये दोनों जो थे ना, ये दोनों एक मित्र थे, एक सच्चे दोस्त थे। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि दोनों कहाँ के थे और दोनों क्या थे। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के, डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के, और दोनों क्या थे? अर्थशास्त्री थे। तो याद रख लेना बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है? इनमें से कौन सा मानव विकास का उपागम है? तो आप सबको मैं बता देता हूँ कि मानव विकास का कुल 4 उपागम है। और इस मानव विकास के उपागमों को किसने प्रस्तुत किया है? तो इन्हीं मानव विकास के बारे में चर्चा करते हुए डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया है। और कितने उपागम है? कुल 4 उपागम है। कौन-कौन से? एक है आय उपागम, दूसरा है क्षमता उपागम, तीसरा है कल्याण उपागम, और चौथा जो है वो हमारा हो जाता है मूलभूत आवश्यकता उपागम। ये चारों उपागम हमारा होता है। एक आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, और चौथा क्या होता है? मूलभूत आवश्यकता उपागम, जिसमें हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। तो कुल 4 उपागम है, आपको याद रख लेना। यानी कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आय उपागम, क्षमता उपागम और कल्याण उपागम, लेकिन मूलभूत आवश्यकता उपागम नहीं दिया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव के रूप में 2 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि मानव विकास के चारों उपागमों को लिखे, तो आपको यही 4 लिख देना है इसी प्रकार से। तो आपका 2 नंबर डिफिनेंट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और कौन सी बात याद रखना है इम्पोर्टेंट, जो कि ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और सब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया उपागम विकास, मानव विकास का उपागम कौन कौन सा है? ये 4 उपागम। और वहीं पे पूछ देता कि मानव विकास का कितने स्तंभ है, ये पूछ देता है कितने स्तंभ है, तो ये भी 4 है। उपागम 4 है और स्तंभ भी 4 है। कौन कौन से स्तंभ है? तो देखिए, पहला हमारा जो है समता, दूसरा हमारा है सशक्तिकरण, तीसरा हमारा है तीसरा हमारा जो है ये
सतत पोषणीय विकास, और चौथा जो है वो हमारा हमारी उत्पादकता हो जाती है। कौन कौन से स्तंभ हैं? एक हमारा है समता, दूसरा सतत पोषणीय विकास, तीसरा उत्पादकता, और चौथा जो है वो हमारा सशक्तिकरण हो जाता है। तो 4 उपागम ये चारों है, और 4 जो मैंने आपको बताया स्तंभ, वो 4 स्तंभ आ जाते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में हो सकता है इसमें आ जाए। तो चलिए ये आपको याद रख लेना है, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्षमता उपागम का संबंध है। अब देखिए, क्षमता उपागम हमने आपको बताया कि मानव विकास का ये जो अवधारणा दिए हैं ये डॉक्टर महबूब उल हक ने दिए हैं। किंतु जितने भी 4 ये जो उपागम है वो 4 है। कौन कौन से? आय उपागम, कल्याण उपागम, विभिन्न आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, ये क्षमता उपागम का संबंध किससे है? तो इस क्षमता उपागम को प्रस्तुत हमारे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किए थे, जो कि एक अर्थशास्त्री है, मैंने आपको बताया, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षमता उपागम पूछे तो ये आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मानव विकास सूचकांक में विश्व में किस देश का मानव विकास उच्च है? देखिए, ये मानव विकास सूचकांक क्यों प्रस्तुत किया जाता है? इसके जरिए सभी देश, जितने भी विश्व में देश है, ये सब देश, मान लीजिए ये सब देश है, इस मानव विकास सूचकांक के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है सभी देश में, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा विकास किया है अपने देश के अंदर, कितना ज़्यादा नई नई चीज़ों को और ज़्यादा विकसित किया है। तो इसको देखा जाता है, और जिस देश में ज़्यादा विकास हुआ होता है उसकी जो विकास के रेट होती है वो अंक के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो उसी को हम लोग मानव विकास सूचकांक के रूप में मापते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, तो मानव विकास सूचकांक में विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में किस देश का मानव विकास उच्च है, यानी कि कौन सा देश इन चारों में से सबसे अधिक विकास किया हुआ है? तो देखिए, नॉर्वे जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मानव विकास के क्षेत्र में ऊपर है। सबसे अधिक मानव विकास नॉर्वे में हुआ है, और सबसे कम जकार्ता में हुआ है। यदि सबसे कम पूछ ले, सबसे कम मानव विकास कहाँ हुआ है, तो जकार्ता, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में सबसे उच्च मानव विकास किसका रहा है? तो नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव विकास का स्तंभ है? यहाँ पे स्तंभ पूछा है, वहाँ पे उपागम पूछा गया था। तो 4 उपागम है और 4 स्तंभ है। तो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता, और चौथा क्या है? सशक्तिकरण। क्या? सशक्तिकरण। यदि हिंदी में लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहला हमारा है समता, दूसरा सतत पोषणीय विकास, तीसरा उत्पादकता, और चौथा सशक्तिकरण। और कितने उपागम कितने हैं ये आपको याद रखना है। उपागम, कुल उपागम 4 है, स्तंभ भी 4 और उपागम भी 4। कौन कौन से, रुक जाइए, कौन कौन से उपागम हैं चारों? तो देखिए, पहला है हमारा आय उपागम। कौन सा? आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा हमारा है कल्याण उपागम, दूसरा हो जाता है। तीसरा हमारा है मूलभूत आवश्यकता उपागम। क्या? मूलभूत आवश्यकता उपागम। और चौथा हमारा हो जाता है मूलभूत और क्षमता उपागम। हाँ, चौथा हमारा क्षमता उपागम, और क्षमता उपागम को ही प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रकाशित किया है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये तो मिट गया, कोई बात नहीं है, बैक करके देख लीजिएगा, कॉपी में आप लिख लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताया हूँ। ये जो स्तंभ और उपागम है ना, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए चारों को कॉपी में लिख लीजिए एक बार वीडियो को पीछे करके, क्योंकि ये क्लास आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है, इसका मैंने जवाब नहीं दिया शायद। इसका जो स्तंभ है कुल 4 है, समता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता, और एक कौन सा है? तो एक सशक्तिकरण है। क्या है? सशक्तिकरण। तो ये भी आपको याद रख लेना है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अर्थ है।
यानी कि ये जो महमूद उल हक है, इन्होंने ही मानव को केंद्र में रखकर और मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने ही स्तंभ का वर्णन किया है, 4 स्तंभ, और इन्होंने ही चारों उपागमों को प्रदर्शित किया है, जिसमें से एक जो उपागम क्षमता उपागम है उसको प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्रदर्शित किया है। तो इसमें जो हमसे पूछा गया है वो महमूद उल हक के अनुसार मानव विकास का अर्थ है, यानी कि मानव विकास का क्या अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है स्वतंत्रता में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस उल हक के अनुसार जो था विकास का सही अर्थ जो था वो विकल्पों में वृद्धि थी, क्योंकि मानव की जो आवश्यकता है वो हमेशा बढ़ती रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे रहा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन कोई देखा होगा तो किसी किसी स्टूडेंट को तो चक्कर आ जाते हैं, वाकई में ही सच बोल रहा हूँ। कई देखेंगे वो उसको तो बुखार लग जाएगा, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन। अरे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और उसको समझो, बोलना क्या चाह रहा है, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो धीरे धीरे पढ़ो, तोड़ तोड़ के शब्दों को पढ़ो। देखो विकासशील देशों की जनसंख्या सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौन से संसाधन आवश्यक है। यानी कि जो विकासशील देश है उनकी जनसंख्या के सामाजिक ढांचे और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विकासशील देश जितने भी हैं उनके सामाजिक ढांचे के विकास और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से संसाधन आवश्यक हो सकते हैं। तो देखिए इतना सिंपल पूछ रहा है कि कोई मान लीजिए एक विकासशील देश है, उसकी विभिन्न सामाजिक ढांचे को और विकास करना है, इसके लिए और उसकी देश में जो आवश्यकता है जिस चीज़ की उसकी पूर्ति के लिए इन चारों में से क्या सही हो सकता है। तो देखिए किसी भी देश को यदि विकास करना है, अपनी आवश्यकता पूर्ति करनी है, तो वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक द्वारा प्राप्त संसाधनों पर ही निर्भर रहता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। वित्तीय, हाँ ये हो सकता है, किंतु इस क्वेश्चन के अनुसार हमें चलना है। मानवों को भी माना जा सकता है। ऑप्शन सी हमारे पास है प्राकृतिक या सामाजिक। तो हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मानव के लिए, किसी भी देश को विकास करने के लिए। तो हमारा प्राकृतिक जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। यानी कि कौन कौन से दो देश होते हैं, एक होते हैं विकसित, कौन से, एक होते हैं विकसित और एक होते हैं विकासशील। अब विकसित और विकासशील किसे कहते हैं। तो देखिए विकसित देश जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने देश में सभी चीज़ों का विकास कर चुके हैं। किंतु जो विकासशील देश है वहाँ की जनसंख्या भी अधिक होती है और वहाँ के सामानों में विकास भी बहुत कम होती है, संसाधनों में बहुत कम विकास हुआ होता है। तो इन्हीं को जो विकास कर चुका है उसे हम विकसित कहते हैं, वो विकसित हो चुका है, और जो विकासशील है वो विकास कर ही रहा है। तो ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा देश विकासशील है, यानी कि इन चारों में से कौन विकासशील देश है। जापान, ये तो भाई बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। फ्रांस, ये भी विकसित ही है। ये यूरोप का एक देश है जो कि काफ़ी ज़्यादा विकसित है। ऑस्ट्रेलिया, ये तो भाई और ये तो सबसे नीचे में है, साउथ एरिया की तरफ, तो ये भी विकसित है। लेकिन ये जो नाइजीरिया है ना, ये विकसित नहीं है, ये अभी विकासशील की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाइजीरिया जो है वो विकासशील है, विकसित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और जो याद ना हो उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो तो आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बाद में अभी क्लास कर लीजिए। देखिए हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं। यानी कि इनमें से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। क्षेत्र तो ये सभी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकता है, स्वास्थ्य भी हो सकता है, संसाधन भी हो सकता है, किंतु मूलभूत पूछा गया है। तो देखिए मूलभूत में शिक्षा होता है, क्योंकि मानव को 3 चीज मूलभूत क्षेत्र बताया गया है इस मानव विकास में। एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा संसाधन। इन्हीं तीनों को इस मानव विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। कोई भी देश
के विकास के लिए इन्हीं 3 क्षेत्रों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पहला हमारा शिक्षा, यानी कि बच्चों को एजुकेट करो, शिक्षित करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी शिक्षा दो। दूसरा स्वास्थ्य, यदि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको स्वास्थ्य जानकारी होगी, वे अपने स्वास्थ्य पर निगरानी स्वयं रख सकते हैं। उनको जानकारी रहेगी कि हमें बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है, हमें गंदे स्थानों पर नहीं जाना है। तो वो शिक्षित होंगे तो वो स्वास्थ्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे और अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरीके से ख्याल भी रखेंगे। और ये जो संसाधन है, आपको किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है, मान लीजिए अरब के देशों के पास ये पेट्रोल संसाधन है, तो वो कभी गरीब होते हैं? अभी तक कोई है गरीब? अरब के देश एक भी देश नहीं है, क्योंकि इनके पास प्राकृतिक संसाधन है, तेल है बहुत सारे, खनिज बहुत सारे हैं। तो ये सब तेल उन्हीं सब को बेच करके दूसरे देश से मुनाफा कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्राकृतिक संसाधन भी जो है वो भी किसी देश में होते हैं, तो वो भी उस देश के विकास में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। तो मूलभूत क्षेत्र जो है वो 3 है हमारा। कौन कौन सा? शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों आपको याद रख लेना है। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कौन स्तंभ नहीं है। आपको 4 स्तंभ याद है, समता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये चारों स्तंभ आपको याद है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। मैं इतना आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नए हो और हो सकता है आपको भूल जाते होंगे, किंतु याद रखना है बच्चों। यहाँ पे है समता है भाई, समता, सतत यानी कि सतत पोषणीय विकास ये भी है, और सशक्तिकरण ये भी है, लेकिन जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या नहीं है, समता, सतत पोषणीय विकास, सशक्तिकरण और चौथा मूलभूत आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, जो कि जनसंख्या दिया हुआ है। तो जनसंख्या हमारा स्तंभ, मानव विकास का स्तंभ नहीं है, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा है, मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? ये जो मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आता है, वो कौन सी संस्था जारी करती है? क्या आरबीआई, ILO, UNDP या सभी? तो देखिए, इस रिपोर्ट को जो है UNDP जारी करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। और यही हर बार मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है, जो कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का, निम्न में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? फिर से यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें पूछा गया कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो उच्च मानव विकास वाला इन चारों में से कौन नहीं है? जापान तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, और नॉर्वे तो सबसे अधिक है। लेकिन मिस्र जो है, ये विकसित देश में नहीं आता है, क्योंकि मिस्र उतना विकसित नहीं हुआ है, जो कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, जो कि आपको जवाब देना है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? तो आपको हमने बताया कि डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को अध्ययन करते हुए लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इनका विकास मानव विकास का सूचकांक जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है, जो कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोच्च संकेतक है? तो इन चारों में से कौन विकास का सर्वोच्चतम संकेतक है? तो हमारा ऑप्शन है आकार में वृद्धि, यहाँ पे आकार होना चाहिए था, आकार में वृद्धि। दूसरा गुण में साधारण परिवर्तन, सी आकार में स्थिरता, या फिर डी गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पे देखिए, विकास का सर्वोच्च संकेतक जो है वो हमारा गुण में धनात्मक परिवर्तन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ना कि गुण में साधारण परिवर्तन। ये साधारण परिवर्तन गलत हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, तभी कोई एक व्यक्ति
आगे बढ़ पाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इनमें कौन सा विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो इन चारों में से कौन विद्वान जो है वो मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? कुमारी सैंपल, ये तो ज्योग्राफी की परिभाषा दी है, मानव भूगोल की परिभाषा दी है, हेम्बोल्ट ये भी नहीं है, और ये अमर्त्य सेन, हाँ अमर्त्य सेन जो है ये संबंधित है, क्योंकि इन्होंने इस मानव विकास सूचकांक के 4 उपागम जो था, जिसमें आय उपागम, कल्याण उपागम, मूलभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, जो 4 या उपागमें थे, इनमें से क्षमता उपागम को किसने प्रस्तुत किया? इसी अमर्त्य सेन ने प्रस्तुत किया था। किसका? क्षमता उपागम का। यानी कि ये मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, जिन्होंने क्षमता उपागम का वर्णन किया है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव विकास की क्षमता उपागम से संबंधित है? यानी कि निम्न में कौन मानव विकास की क्षमता उपागम से संबंधित है? कौन क्षमता उपागम से संबंधित है? तो आपको मैंने बताया कि क्षमता उपागम को किसने प्रस्तुत किए? तो अमर्त्य सेन ने। तो यहाँ पे और क्वेश्चन को अलग कर दिया है, घुमा दिया है क्वेश्चन को। तो आपको नहीं घूमना है, क्वेश्चन दिया है तो आंसर को आप घुमाइए। आपको इतना कॉन्फिडेंट के साथ याद रखना है, क्योंकि आप लोगों को 2026 के बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, और टॉपर बच्चे हमेशा माइंड को खोल के पढ़ते हैं, हमेशा माइंड में हर बातों को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी सेट करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमर्त्य सेन क्षमता उपागम से संबंधित है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा है, निम्नलिखित देशों में कौन प्रशंसा को प्रगति का माप मानते हैं? देखिए, ये जो यहाँ पे ऑप्शन मैं बता देता हूँ, नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार, कौन है? तो ये इसका राइट आंसर भूटान हो जाएगा। अब इस प्रशंसा को प्रगति का माप क्या हुआ, इसका मतलब ये समझिए। देखिए, हर देश अपना विकास करता है, हर देश अपना विकास करना चाहता है, जिसमें भूटान जो है वो ये चाहता है कि हम कम ही विकास करें, किंतु हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उन सब को हम अपने देश से हटने ना दें। भले कम विकास हो, किंतु सारी परंपराएं हमारे देश में मौजूद रहे, और खुशहाली के साथ लोग अपनी परंपराओं को भी मनाएं, और विकास हल्के रूप में हो। तो ये कार्य करने वाला एकमात्र भूटान है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, जो नेपाल से हल्का सटा हुआ इलाका है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूटान। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेनेवा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, ये हट गया। हाँ, आगे देख लीजिए, UNDP का मुख्यालय कहाँ है? वहाँ इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। लेकिन हमसे यहाँ पे ये पूछा गया कि UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और जेनेवा में किसका है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। याद रख लेना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, फिर से वही आया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निम्न में कौन सा उपागम प्रस्तावित किया गया है? यानी कि कौन सा उपागम इस ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया है? आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, मूलभूत आवश्यकता उपागम। तो देखिए, मूलभूत आवश्यकता उपागम जो है, इसको प्रतिपादित करने वाला ये एक संस्था थी, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में हम लोग ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी ने मूलभूत आवश्यकता उपागम को प्रस्तुत किया है। अब हमारी देखिए कुल 6 मूलभूत आवश्यकता है। यदि पूछ ले कि हमारी मूलभूत आवश्यकता कुल कितने हैं और कौन कौन सा है, यदि सब्जेक्टिव के रूप में पूछ ले और बोले कि कौन कौन से हैं, जवाब दीजिए, बताइए, तो आपको 6 याद रख लेना है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य,
जलपूर्ति और स्वच्छता, ये 6 जो हमारा है, ये आवास 1, भोजन 2, शिक्षा 3, स्वास्थ्य 4, जलपूर्ति 5 और स्वच्छता 6, हमारी ये जो 6 आवश्यकता है, ये हमारी कुल मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर ऑब्जेक्टिव मैं आपको और इसमें से नहीं मान सकता हूँ। इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपागमों में कौन सा सबसे पुराना उपागम है, यानी कि इन चारों उपागमों में कौन सा उपागम है जो सबसे पुराना उपागम है। आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, आवश्यकता उपागम। तो आप सबको पता है कि इन हमारी जो मूलभूत आवश्यकता उपागम थी, इसको किस संस्था ने प्रस्तावित किया था, तो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। और हमारी कितनी मूलभूत आवश्यकता है, 6। हमने अभी आपको इस क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन सबसे पुराना उपागम है, तो हमारा जो आय उपागम है, ये सबसे पुराना उपागम है, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। यहाँ पे आप ऑप्शन ए को करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में देश को क्रम दिया जाता है। तो यानी कि मानव विकास सूचकांक में कितना क्रम दिया जाता है किसी देश को, यानी कि कोई देश कितना विकास किया है, उसको एक नंबर दिया जाता है। जैसे हम लोग मैट्रिक या फिर इंटर में अंक लाते हैं, तो कितना हमारा कुल 500 नंबर का ये होता है, एग्ज़ाम होता है। इसमें हम कितना नंबर लाएंगे, जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। और हम लोगों को लाना कितना है, तो आप लोगों को लाना है 450 प्लस, कम नहीं प्लस, क्योंकि टॉप करना है आप सबको। तो मानव विकास सूचकांक में क्रम दिया जाता है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक जो है, ये 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। 0 से लेकर 1 के बीच में क्रम दिया जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास के स्तंभ नहीं है। फिर से पूछा गया कौन इन चारों स्तंभ में मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो समता है भाई, जिसे हम लोग समानता कहते हैं। सशक्तिकरण है। उत्पादकता ये भी है। और भेदभाव, ये कहाँ से आ गया, भेदभाव थोड़ी ना है, ये बिल्कुल नहीं है। तो समता मतलब हर व्यक्ति को समान पूर्वक रहना चाहिए, समानता के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा ऊंचा नहीं कर बताना चाहिए, एकदम समानता के साथ समाज का निर्माण करिए। सशक्तिकरण यानी कि हमें मजबूती करके रहना है, एकता करके रहना है, हर चीज़ अपने देश को विकास के रूप में सशक्तिकरण मजबूत बनाना है। और उत्पादकता, अपने देश में विभिन्न चीज़ों की उत्पादकता में वृद्धि करनी है, उत्पादन क्षमता देश की तरक्की के सीमा पर ले जाना है, अधिक से अधिक उत्पादन करना है। और याद रखिएगा, उत्पादन करते करते अपने प्रकृति के विभिन्न चीज़ों को मत भूल जाइएगा कि इतना ही ज़्यादा उत्पादन करेंगे कि प्राकृतिक के सभी चीज़ों को प्रदूषित कर देंगे, तो ऐसे भी नहीं करना है। तो समझे, याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव विकास के द्वारा होता है, यानी कि मानव का विकास के द्वारा होता है। ये जो मानव का विकास है, इसके द्वारा क्या होता है, तो परिवार, शिक्षा, समाज, या फिर मानव का विकास किसके द्वारा होता है, तो ये शिक्षा के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोगों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है, यानी कि लोगों का परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है। तो इसी को तो हम लोग मानव विकास कहते हैं, क्योंकि परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण यानी कि लोगों का कल्याण करना ही हमारा मानव विकास है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए। अगला हमारा है, मानव विकास मापन किस प्रकार किया जाता है, यानी कि मानव विकास मापन किस प्रकार किया जाता है। तो गणना द्वारा नहीं भाई, गणना द्वारा कैसे किया जाएगा, गणना करके। मानव सूचकांक द्वारा पता नहीं, जनसंख्या गणना द्वारा, जनसंख्या गणना की क्यों आवश्यकता है, शिक्षा स्तर द्वारा हो सकता है, किंतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि मानव सूचकांक द्वारा हम लोग मानव विकास मापन प्रक्रिया को
करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका जवाब दीजिए। मानव विकास के संकेतक है, तो मानव विकास के संकेतक कौन कितने हैं? 3 है, 4 है, 2 है, 8। तो आप सबको पता है कि 3 मानव विकास के संकेतक है। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हम लोग नोट्स के रूप में भी आपको बताते हैं, जो ताकि आपको समझने में किसी प्रकार से परेशानी ना हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रशंसा की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, ये कथन किस देश के संदर्भ में है? तो आप सबको पता है कि प्रशंसा रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो एकमात्र भूटान करता है, भूटान देश। और हमने आपको बताया कि वो अब विकास कम करना चाहता है, किंतु अपने जो प्राचीन कालीन परंपराएं हैं उनको बनाए रखना चाहता है। तो कौन वो देश हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूटान। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्या? तो देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन मानव विकास के उच्च स्तर में शामिल नहीं है? फिर से कौन इस चारों देश में है जो मानव विकास के उच्च स्तर में शामिल नहीं है? नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, किंतु हमारा जो भारत है ये उच्च विकास स्तर में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हम लोग आपको कितनी बार बताए हैं कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम को प्रस्तुत किया है, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि इन चारों में से कौन विकास के संदर्भ में सही व्याख्या करता है? तो विकास गुणात्मक होता है। हाँ भाई, बिल्कुल होता है। विकास मूल्य सापेक्ष होता है। यस, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मूल्य सापेक्ष होता है। यदि आपके पास जितना मूल्य होगा उस अनुसार ही आप अपना विकास कर सकते हैं। विकास हमेशा धनात्मक होता है। हाँ, धनात्मक होता है और कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाता है, जो कि यहाँ पे हमेशा धनात्मक ही होना चाहिए था हमें, और है भी हमेशा धनात्मक। यानी कि इनमें सभी विकास इनमें सभी द्वारा होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास का अर्थ है, यानी कि मानव विकास का अर्थ प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार कैसा है? तो देखिए, स्वतंत्रता में वृद्धि, विकल्पों में वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा स्वतंत्रता में वृद्धि होना ही मानव विकास का मूल अर्थ है, जो कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाता है उन प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, सॉरी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों, आज यहीं तक था, और हमने इस 32 जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उन सारे ऑब्जेक्टिव से बुक्स में से इस 32 ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंट के रूप में लाए हैं, और आप सबको इसमें से आपको मैक्सिमम सबको याद कर लेना है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है इन्हीं में से कोई, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये गारंटी है मेरा। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम वाला कुछ भी नहीं पूछेगा, इतना मैं बता सकता हूँ। यदि आप ये सब याद रख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से डाउट क्लियर है, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो आशा है कि आप लोग समझे होंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे, और समझ ना आया हो तो आप लोग फिर से पीछे करके बैक करके वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हमारा यहीं तक था, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इसलिए जहाँ पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में बिजी रहिए, और हाँ, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, इतना निवेदन बस आपसे है। माता पिता पर बोलिए मत, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता है, वो हमारे पालनहार है, उनसे हम कभी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते हैं, तो इतना कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।